आप सभी स्टूडेंट का द साइंटिया क्लासेस में स्वागत है। बिहार पुलिस 2025 के लिए साइंस एमसीक्यू का ये तीसरा सेट है। इस सेट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक कोट के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हार मानना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सफलता का पहला कदम है। हार मान लिया तो हम सफल कभी नहीं हो सकते साथियों, इसीलिए हार मानना नहीं चाहिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला सवाल आपके लिए है, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ए ऑप्शन है मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी मैग्नेटिक ऊर्जा। सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? तो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। सी बिल्कुल ही इसके लिए सही ऑप्शन है। अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैटरी तथा सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और अगर बात हम लोग करें पेंसिल बैटरी की, जिसे ड्राई सेल बैटरी भी कहते हैं, उसमें आमतौर पर जिंक और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए बैटरी का यहाँ कुछ तस्वीर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी ग्रेगर मेंडल, डी लुइस पाश्चर। आपको मालूम होगा कि पेनिसिलिन जो है ये क्या चीज़ है? तो एंटीबायोटिक है। और इसकी खोज किया था किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही है। अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज स्कॉटिश चिकित्सक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। इस खोज ने एंटीबायोटिक्स दवाओं की शुरुआत की, जिससे संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में काफ़ी कमी आई। लुइस पाश्चर ने, एक साइंटिस्ट का और जो डी ऑप्शन में था, उन्होंने रेबीज, एंथ्रैक्स और हैजा का टीका विकसित किया। यानी रेबीज, एंथ्रैक्स और हैजा का वैक्सीन उन्होंने डेवलप किया था। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू आए दिनों आप सुनते होंगे, दिल्ली में डेंगू का केस काफ़ी ज़्यादा होता था पहले। बिहार में भी अब धीरे धीरे डेंगू का केस काफ़ी बढ़ने लगा है। तो पूछ रहा है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण या प्रदूषण के कारण? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। वायरस से होने वाला रोग है डेंगू। डेंगू रोग की अगर हम लोग बात करें साथियों, तो इसमें आप जानते होंगे कि डेंगू वायरस से और मच्छर जनित वायरस बीमारी के कारण होता है। होता क्या है इसमें? डेंगू जो है ना वो मच्छर के काटने से होता है। कौन मच्छर है जो काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा? उस मच्छर का नाम आपको याद रखना है। उस मच्छर का नाम है एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो काटने से कौन सा बीमारी होगा? तो डेंगू हो जाता है। ये डेंगू मच्छर हर जगह, घर के अंदर हो चाहे बाहर, पाया जाता है। आमतौर पर दिन के समय में ये काटता है। इसके अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट्स का संख्या गिरने लगता है, फीवर हो जाता है, बहुत बॉडी पेन करता है। इसीलिए इसको ब्रेक बोन डिजीज भी बोला जाता है। और सुबह हो या शाम हो ये मच्छर काट के किसी भी इंसान को डेंगू रोग फैला सकता है। और मच्छर काटने के 6 से 10 दिनों के बाद ही इसके लक्षणों का पता चल पाता है। उससे पहले लक्षण उजागर नहीं होता, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता कि डेंगू हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है ना, वो संरक्षण के पूछ रहा है किस सिद्धांत से संबंधित है? आवेश से, संवेग से, ऊर्जा से, तो पदार्थ से। डी। तो ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही है। ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो है ऊष्मागति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब किसी निकाय को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आई वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में
ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। यह नियम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस के लिए मान्य है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह फिनोमेना, यह घटना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, कॉम्पटन प्रभाव का या डॉपलर प्रभाव का? ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन आपको मालूम है, डी बिल्कुल सही है। डॉपलर प्रभाव का ये उदाहरण है। अगर हम लोग बात करें डॉपलर प्रभाव के बारे में, तो जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बोलते हैं किसको? बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं या क्वथनांक किसको बोलते हैं? कि कोई भी पदार्थ जिस टेम्परेचर पर नॉर्मल प्रेशर के ऊपर उबलना शुरू हो जाए उसे ही हम लोग कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर किसी भी द्रव में अशुद्धियों को मिला दिया जाए तो उसका पूछा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑप्शन आपके पास है बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं। जैसे ही अशुद्धियां मिलाएंगे किसी द्रव में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मान लो कि पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है, तो पानी के अंदर अगर हम लोग नमक मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि उसका 100 डिग्री से ज़्यादा उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सही कौन सा है? ए बिल्कुल ही इसके लिए सही है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करें साथियों, तो इसमें दिया है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। दाब बढ़ाएंगे क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब घटाएंगे तो क्वथनांक भी घटेगा। किसी अशुद्धि जैसे नमक, चीनी या कुछ भी मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? यूनिवर्स की बात कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा। अगर हमारे एटमॉस्फेयर की बात करेगा तो सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात हो रही है यूनिवर्स की। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हीलियम दूसरे स्थान पर है, ऑक्सीजन तीसरे स्थान पे। हो सकता है कभी इसका क्रम भी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम और फिर ऑक्सीजन, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे बोलते हैं? दो या दो से अधिक धातु को मिला दिया जाता है किसी भी अनुपात में, तो उसे हम लोग बोलेंगे मिश्र धातु। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं? तो एलॉय बोला जाता है, ALLOY, एलॉय। तो पूछा है कि जर्मन सिल्वर देखने में एकदम सिल्वर जैसा लगता है, जर्मन सिल्वर देखने में एकदम सिल्वर जैसा लगता है, तो पूछ रहा है लेकिन किसका है मिश्र धातु, कौन कौन से धातु से बना हुआ है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ऑप्शन है कॉपर, जिंक तथा निकेल का। बी ऑप्शन है जिंक, निकेल तथा कोबाल्ट का। निकेल, कोबाल्ट तथा कॉपर का। सिल्वर, जिंक तथा कॉपर का। तो सही जवाब इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर ये बना होता है जर्मन सिल्वर, एकदम भूलिएगा नहीं। कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर को Cu बोलते हैं, जिंक को Zn बोलते हैं और निकेल को Ni बोलते हैं, इससे मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है क्या? तो जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इस तीनों नाम को ध्यान रखिए, कॉपर, जिंक तथा निकेल। अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें देखिए कि जर्मन सिल्वर कॉपर यानी कि तांबा, जिंक यानी कि जस्ता और निकल का मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें सीसा तथा टीन भी होता है, कभी कभी सीसा टीन भी मिलाया जाता है। जर्मन चांदी यानी जर्मन सिल्वर रचना में भिन्न होती है। तांबा इसमें 50% होता है, 19% जस्ता हो सकता है और तकरीबन 30% तक इसमें निकेल मिला होता है, इस बात को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस और डी है गैसोलीन। पहली बात ये कि कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं? 1 ग्राम किसी भी पदार्थ को जलाने के बाद उसका जो ऊष्मा उससे रिलीज करता है उसी को हम बोलेंगे उसका कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि किसमें से कितना ज्यादा ऊर्जा वो निकाल पाएगा उसको हम लोग बोलते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू। मान लेते हैं कि हम लोग पेट्रोल को जलाएंगे और दूसरी तरफ गोईठा को जलाएंगे तो किसका ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा? तो पेट्रोल का होगा, गोईठा का कम होगा। एक तरफ हम लोग अगर एलपीजी गैस सिलेंडर जो हम लोग घर में यूज करते हैं उस गैस को जलाएंगे, दूसरी तरफ हम लोग एक कपड़ा को जलाएंगे, किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा? तो एलपीजी का बहुत ज्यादा होगा। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा किसका है? तो ऑप्शन जो सही होगा वो ए बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है और यही वजह है कि हाइड्रोजन का रख रखाव बहुत मुश्किल है, कॉस्टली है उसका, नहीं तो उसको हम लोग यूज कर रहे होते ईंधन के रूप में। आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में बहुत आसानी से होने वाला है। अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है, 150 के आसपास होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों के रूप में किया जाता है। रॉकेट ईंधन में प्रणोदक के रूप में आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस 150, चारकोल 33, प्राकृतिक गैस 33 से 50, गैसोलीन 50 के आसपास इसका ईंधन मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किसके ऊपर? परमाणु के आकार पर, बी परमाणु के द्रव्यमान पर, सी परमाणु संख्या पर और डी विद्युत ऋणात्मकता पर। सही जवाब इसका होगा परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी जो है जिस क्रम में सजाया गया है वो पता है किस क्रम में सजाया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर सजाया गया है। 1 से लेकर 118 तक जो आप तत्व देखते हैं वो 1 से लेकर 118 तक जो तत्व है वो 1 2 3 4 करके जो 118 तक है वो उसका क्या है? उसका परमाणु संख्या को ही दर्शाता है। ठीक है, अगर इसके एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने 1913 में विकसित की थी और ये जो विकसित किया था, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, जो 1913 में मोसले ने बनाया था, ये किसका रूप है? तो मेंडलीफ ने जो बनाया था 1869 में, उसका ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है। आवर्त सारणी के अंदर, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त है और 18 समूह है, ये आपको मालूम है। तो इस तरह से चलिए हमारा आज का जो है डिस्कशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।